शुरू करते हैं अपने। लेकिन उससे पहले क्या कि कल के लेक्चर में फर्स्ट लाइन जो मैंने बोली थी वो लाइन क्या मैंने उल्टा बोल दी। कारण क्या उस चीज़ का उल्टा बोलने का कि लेक्चर स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते हैं, फ्लो नहीं बनता, उस चक्कर में हो जाती है ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक। अगर आप लेक्चर यूट्यूब पे दोबारा देख रहे हो, कोई एक आधी लाइन आपको परेशान कर रही होती है, मुझे बता दिया करो कि सर इतने मिनट पे ये वाली आपने स्टेटमेंट दिया है, इसमें मुझे डाउट लग रहा है, मैं चेक कर लूंगा। हो सकता है फ्लो फ्लो में कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। हो जाती है मानवीय भूल हर किसी से। अब देखिए, डाउट्स आ रहे हैं फिर से। और डाउट कहाँ आ रहा है, वही ओस्मोसिस वाला सेम डाउट आ रहा है। अभी भी कुछ स्टूडेंट है जो कहते हैं सर कि ओस्मोसिस जो है वो ओस्मोसिस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो इस डाउट को प्लस ये डाउट आ रहा है, प्लस कल के लेक्चर में जो पढ़ाया वो डाउट आ रहा था लोगों को। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक बार फिर से समराइज फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि देखना ये जरूरी है। क्योंकि फिजियोलॉजी में अगर मैं कहूँ तो मोटे मोटे तीन ही टॉपिक है। एक आपका वाटर रिलेशन हो गया, एक आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, और एक आपका रेस्पिरेशन हो गया। अगर आप वाटर रिलेशन को सही से नहीं समझ पा रहे तो फिर आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है। एक होता है ना कि टाइम पास करवाने के लिए, फॉर्मेलिटी करवाने के लिए टॉपिक करवा दिया, अपने को कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, कोई जल्दबाजी भी नहीं है, अपने को आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, शुरू करते हैं अपने। देखिए, हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, मोटी मोटी बातें करेंगे, लेकिन अलग तरीके से करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ जाएंगी बातें, ठीक है। अटेंशन में रहना, लेकिन अगर सुस्त हो रहे हो, आलस चल रहा है, तो आप आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे देख लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं होगा ना। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको अटेंशन रहना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, हाँ जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बिगिनिंग से कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन के बारे में मैंने बात की, विलियन के बारे में मैंने बात की, तो मैंने बोल दिया सर वो चीज़ जिसके अंदर दो चीज़ें मिली होंगी, क्या क्या, एक तो आपका सोल्यूट और एक आपका सोलवेंट। सोलवेंट हो गया जी विलायक, सोल्यूट हो गया विलय, यानी विलायक और विलय को जब मैंने मिला दिया क्या बन गया, सॉल्यूशन। ओके, इतनी चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, उसके बाद में क्या बोल दिया गया, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा, हिंदी में इसे कह दिया जाता है साम्य अवस्था, ठीक है। साम्य होता क्या है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ए प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, सी बना रहा है, तो सी वापस से कन्वर्ट हो सकता है ए और बी में। इस टाइप की रिएक्शंस जो होती है उन्हें बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जो दोनों डायरेक्शन में चल सकती है उन्हें क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, आपने पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, प्लस टू में पढ़ रखा होगा, बड़ा अच्छा चैप्टर और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसके अंदर होता क्या है कि अगर आपको रिएक्शन की डायरेक्शन आगे की तरफ रखनी है, तो आपको क्या करना होगा, आगे वाले मटेरियल की कंसंट्रेशन हमेशा कम करनी होगी, ठीक है। चलो, अपने को कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि जहां संतुलन स्थापित हो गया उस पॉइंट को मैं बोल दूंगा इक्विलिब्रियम, यानी 50% ये चीज पड़ी है इस टाइम अपने किसी सॉल्यूशन में, और 50% ये चीज पड़ी है, उस टाइम मैंने बोल दिया कि अब रिएक्शन क्या होगी जी, फिक्स होगी। उसी तरीके से इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, कल डिफ्यूजन वाले में मैंने आपको एग्जांपल दिया था परफ्यूम का, कि मैंने परफ्यूम अपनी बॉडी पे स्प्रे किया, और स्प्रे करने के बाद में क्या हुआ, वो पूरे के पूरे रूम में फैल गया। एक आपको जीआईएफ फाइल दिखाई थी, उस फाइल के अंदर क्या हो रहा था, एक कॉर्नर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े थे, वो मॉलिक्यूल सारे के सारे उस बॉक्स में फैल गए, ठीक है। यानी रैंडम तरीके से सारे के सारे बॉक्स में फैल गए, यानी उस चीज को हमने बोल दिया सर साम्य अवस्था। बात समझ में आई। दो वर्ड्स, एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे मिलके बना होगा, सोल्यूट, और सॉल्वेंट से इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था। साम्य अवस्था यानी समान समान अवस्था में आ जानी सारी चीजें, ठीक है, भेदभाव ना हो कोई भी। आगे देखिए, इसमें आगे क्या बोला गया। अब इसके बाद में शुरू करते हैं अपने डिफ्यूजन के बारे में, कि डिफ्यूजन है क्या एक्चुअली में। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को हिंदी में बोल दिया गया विसरण। एक चीज इसके साथ में ध्यान रख लेना कि डिफ्यूजन में जो फैलेगा वो फैलने वाली चीज क्या होंगी, सोल्यूट। सोल्यूट यानी विलय, ना कि विलायक। क्लियर। अब क्या होगा, डिफ्यूजन का मतलब ही हो गया फैलना। फैलेगा कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फैलेगा, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फैलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है ही नहीं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ में, कि जो डिफ्यूजन होगा वो डिफ्यूजन हमेशा कौन से डायरेक्शन में वर्क करेगा, वो हमेशा डाउन द डाउन द कंसंट्रेट ग्रेडियंट। कंसंट्रेट ग्रेडियंट, कंसंट्रेट का मतलब हो गया सांद्रता, ग्रेडियंट का मतलब हो गया ढाल। यानी हमेशा नीचे की तरफ जब ढाल होगी किस चीज की, कंसंट्रेशन की, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। कौन, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, फैलना। मॉलिक्यूल्स एक जगह है बहुत सारे, वो मॉलिक्यूल्स एक जगह से जितना भी स्पेस है उस स्पेस में इक्वल अमाउंट में फैल गए, उस चीज को हमने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन।
कब तक फैलते रहेंगे जी? वो फैलते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए, जब तक साम्य अवस्था स्थापित ना हो जाए, यानी इक्वल इक्वल अमाउंट में वो एक दूसरे जगह स्प्रेड ना हो जाए, उस चीज को मैं बोल दूंगा डिफ्यूजन। क्लियर है? आगे देखिए, उसके बाद में किसके बारे में बात की गई? ओस्मोसिस के बारे में। ये ओस्मोसिस क्या है? यहाँ आकर के आपके कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाते हैं कि सर ये तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ नहीं होगा, हमेशा ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। हालांकि जिसने व्हाट्सएप पे मेरे से क्वेश्चन पूछा उसको मैंने 4 अलग अलग बुक की फोटो भेज दी, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना, वो नहीं आया उसको। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए इस बार डेफिनेटली समझ में आ जाएगा आपको। ओस्मोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए क्या बोल दिया गया कि ओस्मोसिस क्या होगा? एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होगा। कौन सा? स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन। यानी स्पेशल हो गया तो डिफ्यूजन से तो कुछ डिफरेंट होगा। डिफ्यूजन क्या था? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसका फैल जाना? सोल्यूट का फैल जाना। यानी इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करेंगे, इसमें आएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे पहली चीज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं अपने। इसका मतलब क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होने वाला विसरण परासरण कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट में बता दिया मैंने। समझते हैं इस चीज को। देखिए था क्या कि मैंने दो अलग अलग सॉल्यूशन को, दो अलग अलग मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने दो अलग अलग सॉल्यूशन को किसकी सहायता से सेपरेट कर दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से डिफरेंट कर दिया, एक दूसरे से सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब ये वाला जो था उसके अंदर ये क्या चीज में बना रहा हूँ? ये चीज में बना रहा हूँ सोल्यूट। ये मैं क्या बना रहा हूँ? सोल्यूट। क्लियर? इसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है और इसके अंदर, इसको मैं बोल देता हूँ ए सोल्यूशन और इसको मैं बोल देता हूँ बी सोल्यूशन। ए सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा मैं कम मिला रहा हूँ, बी सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा में, सॉरी उल्टा बोल दिया, ए सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा ज्यादा डाल रहा हूँ, बी सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कम डाल रहा हूँ। यानी ऑब्वियस है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखिए, उसके बाद में इसके अंदर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। ये जो रेड कलर के बना रहा हूँ वो क्या है? इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अंदर भी ऑब्वियस सी बात है वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन इसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है, यानी सोलवेंट की मात्रा इसमें ज्यादा है लेकिन सोल्यूट की मात्रा इसमें कम है। यहां से दो चीजों को फिर से देखना। एक मैं बोल दूंगा क्या? आपके वाटर पोटेंशियल। एक वर्ड मैं बोल दूंगा वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो कल मैंने एक फनी वे में आपको बताया पोटेंशियल यानी पोटी, वही बचपन में धमकी देते थे कि तेरे में पोटी है तो आ जा। ठीक है, यहाँ फनी वे में बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सीरियस बातें करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपने सीरियस तरीके से समझेंगे, एक नया मेथड यूज करेंगे। हाँ जी, वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? पानी का सामर्थ्य। अब सामर्थ्य कब ज्यादा होगा? हम सारे लोग जानते हैं कि एकता में शक्ति है जी। जब ज्यादा लोग होंगे उसी टाइम, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उसी टाइम। यानी हाई वाटर पोटेंशियल किसका है? इस वाले सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या है? हाई है। और इस वाले सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या है? लो है। कारण क्या हो गया जी? कारण ये हो गया कि इसके अंदर पानी के अणुओं की मात्रा ज्यादा है, इसके अंदर पानी के अणुओं की मात्रा कम है। एक वर्ड और डिस्कस कर लेते हैं, कंसंट्रेशन। एक वर्ड और डिस्कस कर लेते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया जी? सांद्रता। सांद्रता कहते किसे हैं? ठीक है, सांद्रता किसे कहते हैं? सांद्रता के बारे में जब मैं बात करूंगा तो किसी भी सॉल्यूशन में, सोलवेंट में, किसी भी सॉल्यूशन में सोलवेंट में घुले हुए सोल्यूट की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने क्या बोला कि सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं, एक आपका क्या? सोल्यूट, और एक आपका क्या? सोलवेंट। सोलवेंट वो जिसमें घुलेगा। मान लीजिए मैंने एक कंडीशन फिक्स कर ली, एक और बी, दो सॉल्यूशन थे। ए सॉल्यूशन में मैंने 100 ml पानी ले लिया और दूसरे में मैंने 100 ml पानी ले लिया। लेकिन अब मैंने क्या किया, जो बी सॉल्यूशन था, जो बी सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया? केवल और केवल आपके 10 ml या mg क्या डाली? इसके अंदर यूरिया डाली, या फिर सुक्रोज डाला, या कुछ भी मटेरियल डाला। पहले वाले में मैंने क्या किया? पहले वाले में मैंने 50 मिलीग्राम डाल दिया। यानी इसके अंदर वाटर की अमाउंट तो दोनों में इक्वल थी, लेकिन इसके अंदर 50 ग्राम जैसे ही आपके यूरिया डल गया, वो यूरिया पार्टिकल भी क्या करेगा? आपके वाटर पार्टिकल्स को अटैच कर लेगा खुद के साथ। क्लियर है? आप जानते हो हाइड्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, हैंड टू हैंड रिलीज कर देते हैं आयंस को। जैसे ही उन्होंने आयंस को रिलीज कर दिया, यूरिया ने आयन को रिलीज करते ही कौन टकराएगा उन्हें सबसे पहले? वाटर। वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, वाटर अणुओं में टूट जाएगा, वो यूरिया के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाएगा। इतनी चीजें हम जानते हैं। यानी इस साइड क्या हो जाएगा? पानी की मात्रा की कमी आ जाएगी, इस साइड पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी।
यानी कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो सोल्यूट की मात्रा इस साइड ज्यादा है, इसलिए कंसंट्रेशन यहाँ हाई रहेगी, यहाँ कंसंट्रेशन लो रहेगी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ वाटर पोटेंशियल की, या मैं साधारण शब्दों में कहना चाहूँ तो वाटर कंटेंट की, अगर मैं कहना चाहूँ वाटर कंटेंट साधारण शब्दों में, इससे साधारण नहीं कह सकते इस चीज को, पानी की मात्रा, अगर मैं केवल पानी की मात्रा के बारे में बात करूंगा तो पानी की मात्रा कौन से सॉल्यूशन में ज्यादा होगी, बी सॉल्यूशन में ज्यादा होगी। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन तो हम सारे लोग जानते हैं कि जी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल आ जाते हैं सोल्यूट के, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन बोल देते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे ही अब हाई कंसंट्रेशन तो इस साइड है, लो कंसंट्रेशन इस साइड है, यूरिया के मॉलिक्यूल्स आना चाहेंगे यहाँ पे, फैलना चाहेंगे ना, डिफ्यूजन का मतलब ये फैलना। कब तक, इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए तब तक। अब देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि सारे पानी में, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्लास है, एक पानी का ग्लास है, और उस ग्लास के अंदर मैंने क्या कर दिया, इंक डाल दी, थोड़ी सी क्या कर दी, शाही डाल दी। अब शाही डाल दी तो थोड़ी देर बाद में मैं देखूंगा तो पूरा का पूरा जो ग्लास है ना उसका कलर थोड़ा थोड़ा वो इंक के कलर के जैसा हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा उस चीज का, ऐसा नहीं है मैंने पूरे के पूरे पानी में और ज्यादा इंक डाली है, नहीं, वो जो मैंने एक ड्रॉप डाली थी वही ड्रॉप पूरे के पूरे ग्लास में फैल गई। ठीक है, उस चीज को मैंने क्या बोला था, डिफ्यूजन, यानी फैल जाना, जितना भी अवेलेबल है, जितना भी जिसके हिस्से आया उतना फैल गया। अगर कलर की मात्रा में ज्यादा डालता, इंक ज्यादा डालता तो हो सकता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई देती, मुझे डार्क कलर दिखाई देता, लेकिन इस कंडीशन में कलर डार्क नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है जी, हमने समझ गई बात, ध्यान मत दो। डिफ्यूजन भी रहते हैं अपने। डिफ्यूजन क्या था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना। कई सारे स्टूडेंट है जिनका आज भी यही मानना है कि डिफ्यूजन होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना। अब इस चीज को समझना, डिफ्यूज सॉरी आपके ऑस्मोसिस होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सोल्यूट का मूवमेंट करना। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये जो यूरिया मॉलिक्यूल था, वो यूरिया मॉलिक्यूल डिफ्यूजन का रूल फॉलो करना चाहेगा। वो कहेगा कि चलो भाई अपने, ठीक है डिफ्यूजन बाबा ने कहा था ज्यादा हो वहां से कम की तरफ चल लेना, सारे लोग मिल बांट के एक समान देना। ये यूरिया जैसे ही यहाँ से निकल के यहाँ आना चाहेगा, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं कि रुक जा, जाने नहीं है तुझे, अलाउ ही नहीं है जाना। क्यों नहीं अलाउ, इसे क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बड़ा है, इसका पार्टिकल साइज बड़ा है। यूरिया मॉलिक्यूल को वो अलाउ नहीं करेगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो कहेगी नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, आपका साइज बड़ा है। वो होता है ना कुछ मॉल्स में या कुछ ऐसी जगह होती है जहां वो बोलते हैं कि बच्चे की हाइट कम से कम 2 फीट होना जरूरी है, इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ से आगे जाने के लिए इनका पार्टिकल साइज छोटा होना जरूरी है, जो कि इनका पार्टिकल साइज छोटा है नहीं, तो ये जा नहीं पाए, ये जा नहीं पाए यूरिया मॉलिक्यूल, यानी डिफ्यूजन तो फेल हो गया इनका। अब डिफ्यूजन जैसे ही फेल हो गया, इन्होंने कहा नहीं जुगाड़ तो करना है, इक्विलिब्रियम तो स्थापित करके रहना है हमें, साम्य अवस्था तो स्थापित करके रहनी है। ऐसा कैसे कि इस साइड इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल और उनके पास केवल 4 यूरिया मॉलिक्यूल, और इस साइड पानी के मॉलिक्यूल इतने कम है उनके पास इतने यूरिया मॉलिक्यूल, हमारी कंसंट्रेशन हाई उनकी कंसंट्रेशन लो, नहीं हम तो इक्वल करके रहेंगे। यूरिया नहीं जा सकता, पानी को बुला लेते हैं, यूरिया नहीं जा सकता तो हम पानी को बुला लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानी को बोला कि सर आप आ जाओ इस साइड। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुए, आगे निकल गए। हाँ जी, कहाँ थे, इन्हें क्या करना था, इन्हें इक्विलिब्रियम स्थापित करना था यहाँ पे। क्लियर, इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए यूरिया मॉलिक्यूल उधर जा नहीं सकते, इन्होंने बोल दिया वाटर मॉलिक्यूल को कि सर आप इस साइड आ जाइए। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को बोल दिया कि आपका पार्टिकल साइज छोटा है, आप इस साइड आ जाइए। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को आपके भेद करके क्या कर लेगा, दूसरी साइड निकल लेगा। क्लियर है,
वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही कहाँ से आया, अब देखना इस चीज को, ऑस्मोसिस में केवल यही डाउट रहता है आपको कि सोल्यूट पार्टिकल जो होंगे वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा किसमें होता है, डिफ्यूजन में। क्लियर। इसमें आपके सोल्यूट पार्टिकल्स जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसके अंदर क्या चीज रहेगी, आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो इसे आगे जाने ही नहीं देगी। क्लियर है। अब देखिए आगे कुछ और बातें इसमें कि कौन किस साइड गया है, उसके बारे में अलग अलग टर्मिनोलॉजी क्या यूज हो सकती है। टर्मिनोलॉजी इसमें ये यूज हो सकती है कि हाई वाटर कंटेंट से लो वाटर कंटेंट की तरफ, इस साइड पानी की मात्रा कम थी ना, लो वाटर कंटेंट की तरफ वाटर मूवमेंट करेगा। अब वाटर भी ना बोल के मैं क्या वर्ड बोल दूंगा, सोलवेंट मूवमेंट करेगा। कौन मूवमेंट करेगा, सोलवेंट मूवमेंट करेगा, हाई वाटर कंटेंट से लो वाटर कंटेंट की तरफ। एक चीज, इसी बात को दूसरे शब्दों में बोलना चाहूंगा, मैं बोल सकता हूं कि हाई वाटर पोटेंशियल से, हाई वाटर पोटेंशियल से, वाटर पोटेंशियल आप फिर से समझ गए ना, ये वाला वाटर पोटेंशियल अपने इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, इन फ्यूचर थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ कौन मूवमेंट करेगा, आपके सोलवेंट मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करेंगे। इसमें ओस्मोसिस में किसके माध्यम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से। दो तरीके से बोल दिया इस चीज को। तीसरे तरीके से बोल दिया कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट रहेगी किसकी, सोलवेंट की। अब आप इन तीनों चीजों को कैसे ही पढ़ लेना, कभी ये मत पढ़ना कंसंट्रेशन। सबसे पहले तो अपने दिमाग में इस चीज को क्लियर कर लो कि कंसंट्रेशन जो वर्ड आ गया उसका मतलब क्या होगा, पानी में कितना नमक घोल रखा है, दैट्स इट। ठीक है, आपने पानी में कितना नमक घोल रखा है उस चीज को कहते हैं कंसंट्रेशन। क्लियर है ना, ओके। तो यहाँ तक हमने कुछ एक ऑस्मोसिस के बारे में बातें कर ली, और उसके बारे में थोड़ा और अगर मैं बात करूंगा तो देखिए एक वो किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा आप सारे लोगों ने बचपन में, 10th क्लास में, 12th क्लास में या 11th क्लास में एक प्रैक्टिकल किया होगा। उस प्रैक्टिकल में क्या था, आप एक आलू ले रहे थे, आप एक आलू ले रहे थे और उस आलू में थोड़ा सा आपने क्या कर लिया, होल कर लिया। होल करने के बाद में क्या किया, उस आलू को आपने रख दिया एक कंटेनर में जिसके अंदर क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। फिर वो जहां आपने होल किया था उस जगह आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन उसमें ऐड कर दिया। शुगर सॉल्यूशन ऐड करने के बाद में वहां आपने पिन लगा के मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद में आपने क्या किया, देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा, कि इस तरीके से एक आलू लिया आपने, उस आलू के अंदर आपने एक छेद बना लिया, उसे एक कंटेनर में रख लिया। कंटेनर में आपने क्या डाल लिया, पानी डाल दिया। कंटेनर में क्या डाल लिया, पानी डाल लिया। क्लियर। और उसके बाद में जो ये वाली जो जगह थी, इस जगह में आपने किस चीज को ऐड कर लिया, शुगर को। इस जगह आपने किस चीज को ऐड कर लिया, शुगर को। क्लियर है। अब कुछ चीजों को समझना, और यहाँ आपने जो भी इसका पॉइंट था, शुगर का जो भी लेवल था, उस लेवल पे आपने क्या कर दिया, एक पिन लगा दी, एक पिन लगा दी इस लेवल पे। उसके बाद में देखो क्या हुआ, आपने छोड़ दिया इस चीज को। अब होगा क्या, यहाँ होगा ये कि यहाँ वाटर के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है। पानी की मात्रा ज्यादा है यानी इसका वाटर पोटेंशियल हाई हो गया। यहाँ पानी की मात्रा क्या है, कम है, यानी इसका वाटर पोटेंशियल लो हो गया। अगर मैं वाटर पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँ तो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट करेगा वाटर। तो हाई वाटर पोटेंशियल यहाँ है, लो वाटर पोटेंशियल यहाँ है, बीच में आलू आ गया, एक तरीके का वही मेम्ब्रेन वाली इसने कर दी, स्ट्रक्चर की काम कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, पानी वहां चला जाएगा। इसको ये ना समझना चाहो तो कुछ और समझ लो कि यहाँ कंसंट्रेशन की बात करूंगा, आपने यहाँ शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, चीनी का घोल डाल दिया। चीनी का घोल ऑब्वियस है कि पानी के अंदर ही आपने चीनी को घोल रखा है, यानी यहाँ क्या हो गई, कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ कंसंट्रेशन लो है। यानी सोल्यूट सॉल्वेंट फिर से कहाँ मूवमेंट कर रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। आपने इसे इसी तरीके से छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में आपने नेक्स्ट डे देखा तो इसका लेवल थोड़ा बढ़ चुका था। इसका लेवल क्यों बढ़ चुका था, पिन से ऊपर, जहां आपने पिन लगाई थी पिन से थोड़ा और ऊपर आ रखा था ये इसका लेवल। लेवल बढ़ने का कारण यही था कि यहाँ कंसंट्रेशन कम ज्यादा थी। ज्यादा कंसंट्रेशन होने के कारण इसने बाहर से पानी को अपने पास एब्जॉर्व कर लिया, अपने पास खींच लिया। और ये सारी की सारी प्रोसेस किसके कारण हुई, ओस्मोसिस के कारण। आई होप आप सारे लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट तो डेफिनेटली करके देखा होगा स्कूल टाइम में, और इस वाले एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ जी पानी आता तो यही है। ठीक है, करके देखा होगा, ये बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है। आगे देखते हैं। उसके बाद में बात करूंगा, हमने डिफ्यूजन जान लिया, ओस्मोसिस जान लिया। अब मेरे ख्याल से ओस्मोसिस में आपको डाउट रहा नहीं होगा, कारण भी आपको मिल गया कि क्यों मूवमेंट नहीं करते सोल्यूट पार्टिकल, और सोलवेंट पार्टिकल्स क्यों मूवमेंट करते हैं, पार्टिकल साइज इनका छोटा और बड़ा होने के कारण। ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में। ये थोड़े थोड़े आपको कंफ्यूज करते हैं सारी चीजें।
उसके बाद में बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या चीज है। डिफ्यूजर प्रेशर मैंने बोला तो सबसे पहले प्रेशर को तो हटाओ साइड में और डिफ्यूजन को देखो। डिफ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा, फैलना। डिफ्यूजन का मतलब फैलना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फैलना। तो डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि फैलने की क्षमता कितनी है जी। तो डिफ्यूजन प्रेशर को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं क्या बोल दूंगा, पोटेंशियल एबिलिटी। पोटेंशियल एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब उसका सामर्थ्य, ऑफ सब्सटेंसेस, potential ability of substances to diffuse यानी किसी भी पदार्थ की फैलने की कितनी सामर्थ्य होगी उस चीज को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर। क्लियर है। डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया कि किसी भी पदार्थ के फैलने की कितनी सामर्थ्य है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, एक मेरे पास पानी है और एक मेरे पास परफ्यूम है। मैं एक मेरे पास दो, वो मान लीजिए एक आता है ना इस तरीके से स्प्रे करने वाला जिसमें अपने वाटर को डाल के वो बार्बर्स के सैलून में रखते हैं फवारे टाइप में कुछ, ठीक है। तो एक मान लीजिए मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट है और एक मेरे पास में परफ्यूम की बोतल है, ठीक है। मैं एक परफ्यूम स्प्रे कर रहा हूँ और एक तरीके से उसको पंप कर रहा हूँ, तो दोनों में से कौन चीज ज्यादा फैलेगी। आप दूसरे छोर पे खड़े हो, वाटर को आप महसूस नहीं कर सकते लेकिन आप गैस को महसूस कर सकते हो, यानी लिक्विड से गैस के फैलने की स्पीड ज्यादा रहेगी। क्यों, उनका डिफ्यूजन प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होगा। जिसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा फैलने की कोशिश करेगा। क्लियर है। अब आगे देखिए इसके अंदर कुछ बातें। डिफ्यूजन प्रेशर थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब थोड़ी सी चीज और देखना। अगर मैं बात करता हूं एक पानी की, कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने पानी भर रखा है, और वहीं मेरे पास एक और कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने पानी के साथ साथ कोई ना कोई चीज मिक्स कर रखी है जिसे अपने क्या बोलते हैं, सोल्यूट। पानी के साथ मैंने कोई चीज मिक्स कर रखी है जिसे मैं बोल देता हूँ सोल्यूट। अब कोई चीज बोलूंगा तो आप क्या पता समझ ना पाओ। यहाँ सिंपल पानी हो गया, यहाँ पानी के साथ सोल्यूट मिक्स कर रखा है और सोल्यूट क्या हो गया आपका, शुगर यानी सिंपल चीनी, ठीक है। अब दिमाग में इमेजिन करके देख लो कि आप पानी के अंदर जब चीनी घोल देंगे तो क्या वो गाढ़ी हो जाएगी, यस और नो। सारे लोग जानते हो कि डेफिनेटली वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। फिर अपने एक और टर्म पढ़ चुके हैं, विस्कोसिटी। एक और टर्म पढ़ चुके हैं, विस्कोसिटी। पानी की विस्कोसिटी कम होती है, यानी कि वो फैल जाता है जल्दी, ठीक है। लेकिन उसमें जैसे ही आपने सोल्यूट ऐड कर दिया अब वो जल्दी नहीं फैल पाएगा। यानी सिंपल वाटर जो होगा, जो सिंपल वाटर होगा जिसमें आपने कुछ भी नहीं घोल रखा, उसका हमेशा डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे ही पानी में आपने कुछ भी चीज घोल दी, जैसे मान लीजिए शुगर घोल दिया आपने पानी में, तो अब इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। था क्या डिफ्यूजन प्रेशर, उसके फैलने की क्षमता, कि वो कितनी जल्दी या कितना ज्यादा फैलेगा। आपने इसमें कुछ ऐड कर दिया, आप दिमाग में इमेजिन करके देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, 100 ml पानी ले रहा हूँ, उसके अंदर मैंने 20-30 ग्राम चीनी डाल दी और उससे डिजोल्व कर दिया, ठीक है। देखने में वो वैसा नॉर्मली लगेगा लेकिन सिंपल वाटर के कंपैरिजन में उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई ना। उसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी है क्या चीज, उसके फैलने की दर नहीं है विस्कोसिटी, उसको रेसिस्टेंट कितना लग रहा है, उसको फैलने के लिए प्रतिरोध कितना लग रहा है, वो चीज है विस्कोसिटी, क्षमता बोलते हैं उसे, ठीक है। अब देखिए ये चीज आप समझ गए अच्छी तरीके से कि डिफ्यूजन प्रेशर जो होगा वो सिंपल वाटर का हमेशा ज्यादा होगा। उस वाटर में जैसे ही आपने कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर घट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये जो सिंपल वाटर या फिर सॉल्वेंट जो था, वाटर को अपने सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं ना, विलायक। ये सिंपल वाटर या सॉल्वेंट जो था उसके बीच में, और जैसे ही आपने इसे सॉल्यूशन बना दिया तो उसके डिफ्यूजन प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही मैं क्या वर्ड दूंगा, डीपीडी। उस डिफरेंस को ही मैं क्या वर्ड दूंगा, डीपीडी। होता क्या है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब ही क्या था, घाटा, कमी या फिर अंतर। और यही मैंने आपको बताया था कि एक के डिफ्यूजन प्रेशर से दूसरे के डिफ्यूजन प्रेशर में, ठीक है, वर्ड्स अलग हो सकते हैं वहां पे, एक के डिफ्यूजन प्रेशर से दूसरे के डिफ्यूजन प्रेशर के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, जो घाटा आ गया होगा, जो कमी आ गई होगी। सिंपल वाटर था, इसमें मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड करने की वजह से इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया, इसके फैलने की पोटेंशियल कम हो गया। तो इस चीज की वजह से इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आ गया उस चीज को मैंने बोल दिया डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या फिर डीपीडी। इतनी बातें क्लियर है, होपफुली क्लियर होंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूँ कि डीपीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीपीडी इज इक्वल टू डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को मैं क्या बोल दूंगा,
डीपीडी। होपफुली इतना क्लियर होगा। आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने क्या क्या चीजें देख ली। यहाँ हमने डिफ्यूजन को जान लिया क्या होता है, ओस्मोसिस को जान लिया क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर को जान लिया क्या होता है। एक और चीज को जान लेते हैं, ओस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है। क्लियर है। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर मैं जनरली सिंपल और सिंपल सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरीके से रेसिस्टेंट है, एक तरीके से रेसिस्टेंट है, प्रतिरोध है। किस चीज के लिए प्रतिरोध है, वो प्रेशर जो लगाया जाता हो या जो जरूरी हो, प्रेशर required to stop osmosis, pressure required to stop osmosis। कि ओस्मोसिस को प्रोसेस को रोकने के लिए, ओस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए मुझे जो प्रेशर लगाना पड़ेगा, उस प्रेशर को मैं क्या नाम दूंगा, ओस्मोटिक प्रेशर। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, ये डेफिनेशन तो हमने इससे पहले कभी पढ़ी नहीं, लेकिन इसका कारण यही है, जो पोटेंशियल वाली सारी की सारी चीजें आप पढ़ते हो ना नाउअडेज, ये सारी की सारी ओल्ड टर्म पढ़ रहे हैं अपने। ओस्मोटिक प्रेशर ओल्ड टर्म है, डीपीडी ओल्ड टर्म है, टारगेट प्रेशर ओल्ड टर्म है। इनकी नई टर्म्स भी आप जानते हो, प्रेशर पोटेंशियल, इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल दिया गया, उसको वाटर पोटेंशियल बोल दिया गया, वो उनकी नई टर्म्स है। तो ओल्ड टर्म्स और नई टर्म्स के बीच का गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी केवल इतनी ही है कि जो नई टर्म्स है वो नए कंसेप्ट बेस्ड है, पुरानी का टर्म्स है वो पुराने कंसेप्ट बेस्ड है, लेकिन है 19-21 का फर्क। ठीक है, आपको पढ़नी सारी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ ये क्या होगी, ओस्मोसिस को रोकने के लिए। क्लियर, कि ओस्मोसिस को रोकने के लिए मुझे जितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है उस चीज को मैंने क्या बोल दिया, ओस्मोटिक प्रेशर। अब देखना सुनना इस चीज को, कि अब ये ओस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ओस्मोटिक कंसंट्रेशन, ओस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। कल के लेक्चर में मैंने ये चीज बताई थी कि ओस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, सोल्यूट की कंसंट्रेशन के। सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़े आपके बढ़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन अगर घटेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका घट जाएगा। ये चीजें अपने डिस्कस कर चुके हैं। कारण देखते हैं इसका क्या है। मान लीजिए मेरे पास ये ए सॉल्यूशन है या फिर ए सेल है, और ये मेरे पास क्या है, बी सेल है या बी सॉल्यूशन है, व्हाटएवर जो भी बोल दीजिए आप इसे। अब क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। अब हाई और लो नहीं बोलता मैं क्या बोल देता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन में बोल देता हूँ 10% है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 5% है। यानी 100 ml में कितना घुला हुआ है, 5 ml, इसमें 10 के 100 ml में कितना घुला हुआ है, 10 ml। ठीक है, कंसंट्रेशन दोनों की हाई और लो। अब मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया, अब देखिए ओस्मोसिस होगा कौन से डायरेक्शन में, ओस्मोसिस होगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के डायरेक्शन में। ठीक है, ओस्मोसिस का पाथ पता लग गया, बी से ए में आएगा क्या, सॉल्वेंट। उसके बाद में एक और चीज मैं बोलूंगा कि मैंने बोल दिया कि ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रेशर जी आपके ओस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाने वाला दबाव है। अब देखना, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब मैं सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को और बढ़ा दूंगा। मैंने क्या कर दिया, आपके 100 ml में जहां 10 ml घुला हुआ था, उस 10 को मैंने 10 और बढ़ा दिया। अब मैंने इसकी कंसंट्रेशन कर दी 20%। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, कब बढ़ गई, जब मैंने सोल्यूट की मात्रा को बढ़ा दिया, जब मैंने सोल्यूट की मात्रा को बढ़ा दिया। ओस्मोसिस का पाथ क्या होता है भाई, ओस्मोसिस का पाथ होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसकी तो पहले से लो थी, इसकी पहले से हाई थी, अब मैंने हाई को और हाई कर दिया, यानी ओस्मोसिस की जो दर है, जो रेट ऑफ ओस्मोसिस है वो भी बढ़ जाएगी। ये भी अपने डिस्कस कर चुके हैं। ओस्मोसिस की रेट बढ़ जाएगी। ओस्मोसिस की रेट अगर बढ़ गई, ओस्मोसिस ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो मुझे उसको रोकने के लिए भी तो अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। यानी ओस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो किसके साथ साथ बढ़ेगा, सोल्यूट के कंसंट्रेशन के साथ साथ। बात आई समझ में, क्लियर। आगे देखते हैं, एक मिनट रुकना। हाँ जी, इसके बाद में आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, डिफ्यूजन पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओस्मोसिस पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ्यूजन प्रेशर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीडी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओस्मोटिक प्रेशर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और वर्ड देख लेते हैं अपने, क्या, वाटर पोटेंशियल। फिर इन सारी चीजों को लिंक करते हैं आपस में। वाटर पोटेंशियल मैं इतना डीप में जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि फायदा नहीं है ना। मैं सोच रहा था कि आप ठीक है मोटा मोटा देख लो, काम की चीज को निकाल लो, सारा कुछ कर लो, फायदा नहीं है इतना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें आप जितना अंदर घुसोगे उतना खुद को थोड़ा सा परेशान पाओगे, उलझा हुआ पाओगे।
हाँ जी, वाटर पोटेंशियल वही चीज, क्या चीज, फ्री एनर्जी पर मोल। किसी भी चीज को काम करने के लिए फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कल मैंने आपको बोल दिया था कि फ्री एनर्जी, आप मेरी बात मान लीजिए कि फ्री एनर्जी आप सोल्यूट ऐड करोगे तो फ्री एनर्जी कम हो जाएगी, आप लोग नहीं मानते। ठीक है, कारण बता देते हैं। ठीक है, मौका मिलना चाहिए ना, कहाँ गर्दन पकड़नी चाहिए। ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाह नहीं रहा था कि ये सारी चीजें मिक्स की जाए, वाटर पोटेंशियल के बाद में देखना, थोड़ा सा मजा आएगा आपको। हाँ जी, वाटर पोटेंशियल का साइन क्या था, साई डब्ल्यू। साई क्या है, एक ग्रीक साइन है, पोटेंशियल को शो करने का है। वाटर पोटेंशियल का दूसरा नाम है डीपीडी है। वाटर पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू है, डीपीडी पॉजिटिव वैल्यू है। डीपीडी को सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। सारी बातें अपने कर चुके हैं। अब देखिए, जो वाटर पोटेंशियल आपका होगा वो होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। वाटर की पोटेंशियल की, पानी की सामर्थ्य कितनी है, वो चीज। पानी की सामर्थ्य कब बढ़ेगी, जब पानी की मात्रा बढ़ेगी। ये चीज हम समझ गए कि जहां पानी की मात्रा ज्यादा होगी वहां पानी की सामर्थ्य ज्यादा होगी। क्लियर। ठीक है, ये सामर्थ्य है क्या चीज, ये सामर्थ्य है उसके काम करने की दर, कि मुझ में इतना कार्य करने की शक्ति है, मुझ में इतना कार्य करने का पोटेंशियल है। आपको कोई के कहते हैं ना कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत ऊर्जा है, आप में बहुत एनर्जी है। वो क्या चीज है, किसी भी काम को करने का सामर्थ्य। ठीक है, कि आप करने में सक्षम हो उस कार्य को। वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कार्य किसी, पानी जो होगा वो कितना करने में समर्थ है। ठीक है, इस चीज को अपने बोल देंगे वाटर पोटेंशियल। किस चीज के आधार पे देखा जाएगा, कि उसके पास कोई भी काम को करने के लिए फ्री एनर्जी कितनी है। फ्री एनर्जी उतनी होगी जितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे। वाटर मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे, फ्री एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ एक और। क्या हुआ कि मेरे पास दो अलग अलग क्या है, सॉल्यूशन है। एक मेरे पास ए सॉल्यूशन है और एक मेरे पास बी सॉल्यूशन है। अब ये अलग अलग है, इनके बीच में कोई वो लेयर वेयर वाला चक्कर नहीं है। इसके अंदर क्या है, कुछ एक वाटर कंटेंट है, और इसके अंदर भी क्या है, कुछ एक वाटर कंटेंट है। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन क्या है आपकी, लो है। इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, लो है। अब लो कंसंट्रेशन का मतलब आप समझ गए कि सोल्यूट की मात्रा क्या है, कम है, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो मैं इस चीज को क्या बोल सकता हूँ, इस चीज को मैं बोल सकता हूँ कि जिसकी लो कंसंट्रेशन है उसका वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। वाटर पोटेंशियल क्यों ज्यादा हो जाएगा, इसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है। वही अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था हमने, 5% 10% वाला। क्या हो रहा था वहां पे, एक में 5% था, एक में 10% था, यानी कि एक में सोल्यूट की मात्रा केवल 5% है, यानी 5 ग्राम है, और दूसरे में सोल्यूट की मात्रा 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम में उसमें 5 मॉलिक्यूल का डिफरेंस आया, लेकिन डिफरेंस तो आ गया ना। यहाँ एक दूसरे से कंपेयर किया तो एक के 100 नंबर आ रहे हैं, एक के 99 नंबर आ रहे हैं, लेकिन 100 तो 99 से ज्यादा हुआ ना। तो बस वही चीज है। दूसरा जो हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में क्या चीज थी, इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो क्या थी, हाई थी। इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो हाई थी। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, कि सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट ज्यादा होना। सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट ज्यादा होना। नंबर ऑफ सोल्यूट ज्यादा है तो ऑब्वियस है सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे अपने सैनिटाइजर की बात करते हैं ना, 60% एल्कोहल होना चाहिए, यानी 100 ml में केवल 60% एल्कोहल होना चाहिए, पानी तो रह गया केवल 40%। समझ रहे हो ना बात को। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, यानी जल की मात्रा इसमें कम हो गई। जल की मात्रा इसमें कम हो गई, यानी इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, वाटर पोटेंशियल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वाटर कंटेंट के। कि पानी की जितनी मात्रा होगी वाटर पोटेंशियल उसका उतना ही ज्यादा होगा। पानी की जितनी मात्रा होगी वाटर पोटेंशियल उसका उतना ही ज्यादा होगा। अब एक चीज को और समझना, मैंने क्या बोला, कि जो प्योर वाटर होता है, कल अपन ने डिस्कस किया था कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा। और वाटर पोटेंशियल की इसके अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू देखूंगा तो वो वैल्यू हमेशा कौन सी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अभी डिफ्यूजन प्रेशर आपने पढ़ा था, उसी तरीके से उसी से बिल्कुल मिलता जुलता एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, सुनना। हाँ जी, मैक्सिमम, मुझे बताइए कि, बताइए नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, सुनते रहिए आप। एक मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट, एक मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम वाटर कंटेंट। ठीक है, कब रहती है, जब एक मेरे पास कोई भी एक पात्र है, उस पात्र के अंदर जो भी लिक्विड है वो सारा का सारा लिक्विड क्या है, वाटर है। वो सारा का सारा लिक्विड क्या है, वाटर है। मैं उस कंडीशन में बोल सकता हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम वाटर कंटेंट है। यानी मेरे पास एक पानी की बोतल, उस बोतल में 1 लीटर की पानी की बोतल और 1 लीटर उसके अंदर लिक्विड है, और वो एक का 1 लीटर क्या है आपका, वाटर है। या 800 लीटर मान लो, 800 ml मान लो। ठीक है, जो भी है वोटेवर, लेकिन अगर सारा का सारा वाटर है तो मैं बोल दूंगा कि हाँ जी ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है इसकी। और इस टाइम इसकी जो क्या होगी, इसके अंदर कोई भी सॉल्वेंट नहीं, सॉरी कोई सोल्यूट नहीं है, कोई सोल्यूट नहीं है, देन इसका वाटर पोटेंशियल जो होगा, वो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाईएस्ट है। वो वाटर पोटेंशियल क्या है, हाईएस्ट है। और हाईएस्ट वैल्यू वाटर पोटेंशियल की कितनी है, 0। ठीक है,
अब मैंने क्या बोला, और होती क्या है वाटर पोटेंशियल, फ्री एनर्जी। वाटर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसका वाटर पोटेंशियल, और हाईएस्ट वैल्यू होगी उसकी 0। अब देखना सुनना बात को, मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैंने सोल्यूट को ऐड किया, मान लेते हैं NaCl को ऐड कर दिया या फिर किसी भी और सोल्यूट को ऐड कर दिया, तो NaCl क्या करेगा, वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा, NaOH बना लेगा, HCl बना लेगा, NaOH बना लेगा और HCl बना लेगा। यानी कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल उसने अपने काम में ले लिए, कुछ ना कुछ जल के अणु उसने अपने काम में ले लिए। कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई हो गए ना इसमें से, जो अपने पास जो वाटर था, जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट अपने पास जो थी, उस मैक्सिमम वाटर कंटेंट का कुछ वाटर का भाग किसने ऑक्यूपाई कर लिया, सोल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया। यानी वाटर कंटेंट क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है तो उतना ही पानी टेक्निकली, लेकिन कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो ऑक्यूपाई कर लिए, किसने, सोल्यूट ने। किस तरीके से ऑक्यूपाई कर लिए, आयन फॉर्मेशन करके, उसका हाइड्रोलाइसिस करके अपने काम में ले लिए। बात आई समझ में, वहां यूरिया ऑक्यूपाई कर रहा था, यहाँ इसने ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर। उनको ऑक्यूपाई करने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या में कमी आ गई, फ्री वाटर के मॉलिक्यूल्स, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, फ्री वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या में कमी आ गई। फ्री वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या में जैसे ही कमी आई, मैंने बोल दिया कि इसकी फ्री एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, पहले 100 वाटर के मॉलिक्यूल अवेलेबल थे, अब 90 वाटर के मॉलिक्यूल अवेलेबल बचे हैं। पहले 100 वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी फ्री एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अब केवल 90 वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी फ्री एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी किसी भी सोल्यूट को ऐड करने की वजह से उसने उस सोल्यूट को ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब वाटर मॉलिक्यूल फ्री नहीं बच रहा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपकी फ्री एनर्जी कम हो जाएगी। अगर आपकी फ्री एनर्जी कम हो गई, इट मीन आपका पोटेंशियल कम हो गया, आपका सामर्थ्य कम हो गया। सामर्थ्य कम हो गया तो हमेशा ये जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये बनता है कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है क्या, आंसर नेगेटिव रहती है। ठीक है, होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसमें कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल होंगे उस टाइम, क्वेश्चन अगर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल होंगे उस टाइम, वाटर पोटेंशियल कितना होगा, तो वो कितना होगा, 0। ठीक है, जब मैं इसमें सोल्यूट ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, और ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है। क्लियर। आगे देखिए, अब कुछ एक चीजों को आपस में जोड़ देते हैं। हमने कई सारी चीजें डिस्कस कर ली, लेकिन अब कुछ एक चीजों को आपस में जोड़ देते हैं, जो क्या रहेगा, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, तो उस चीज के लिए प्लीज संयम रखना। हाँ जी, क्या कहा मैंने, एक मेरे पास क्या है, सेल है, एक मेरे पास क्या है, सेल है। इस सेल को मैंने कहां पे डाल दिया, एक कंटेनर में डाल दिया, जिस कंटेनर में क्या है, वाटर, जिस कंटेनर में क्या है, वाटर। ठीक है, और यहां इस सेल के अंदर क्या रहेगा, सेल के अंदर रहेगा जी सॉल्यूशन, सेल के अंदर क्या रहेगा, सॉल्यूशन। अब बात करते हैं अपने कुछ चीजों की, ध्यान रखना, आप सारी चीजों को एक कर देंगे, जितनी भी चीजें अब तक पढ़ी है आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में, इससे पहले के लेक्चर में, उन सारी चीजों को एक कर देंगे। अभी सुनना समझना ध्यान से। सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बोलूंगा और वाटर के बारे में अगर मैं बोलूंगा, तो देखिए वाटर के केस में क्या हो गया, वाटर के केस में इसका डिफ्यूजन प्रेशर, वाटर के केस में इसका डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, सॉल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर से। ये चीज आपको मैं अलग से बता चुका हूँ आज के लेक्चर में कि हमेशा क्यों वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा रहेगा। आपने जैसे ही उसमें कोई चीज ऐड कर दी, अब उसके फैलने की स्पीड क्या हो जाएगी, फैलने का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फैलने का सामर्थ्य जैसे ही उसका कम हो गया, हमने बोल दिया कि डिफ्यूजन प्रेशर इसका कम हो गया। सिंपल वाटर और चीनी का घोल, दोनों में से कौन ज्यादा फैलेगा, सिंपल वाटर। डिफ्यूजन प्रेशर किसका ज्यादा, सिंपल वाटर का। ये चीज आपको बताई जा चुकी है। उसके बाद में मैंने क्या बोल दिया, उसके बाद में मैंने ये बोल दिया कि आपका जो ये सिंपल वाटर है और ये सॉल्यूशन है, इनके जो डीपी में जो फर्क है, यानी इसके डिफ्यूजन प्रेशर में जो फर्क है, उसको मैंने नाम दे दिया डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। ठीक है, इन दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर में जो भी फर्क है, उसको मैंने नाम दे दिया क्या, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। इतनी बातें क्लियर होगी। अब आगे देखना, हम क्या कहते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है सर, हम कहते हैं कि डिफ्यूजन होता है जी आपके सोल्यूट की मूवमेंट करना। क्या होता है, सोल्यूट की मूवमेंट, किसकी मूवमेंट, सोल्यूट की मूवमेंट। और कौन से डायरेक्शन में, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब हाई कंसंट्रेशन तो इसके अंदर है, लो कंसंट्रेशन यहाँ है। ये भी आप समझ गए कि इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या रहेगी, हाई। यहाँ कंसंट्रेशन कौन सी होगी,
हाई, और वाटर के अंदर तो हमने कोई मिला ही नहीं रखा सॉल्यूट, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो कंसंट्रेशन। ठीक है सर, हमने ये बात अभी समझ ली, मान भी ली। अब देखिए डिफ्यूजन चाहेगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाऊं, लेकिन जैसे ही उसके सोल्यूट पार्टिकल्स वहां से मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोल देगी कि मैं तो सेमी परमिएबल हूं या मैं तो सेलेक्टिवली परमिएबल हूं, मैं तो आपको जाने नहीं दे सकती। वो कहेगा कि नहीं, मुझे तो सामने स्थापित करना है, दुनिया बदले बदले कौन ना बदले, इक्विलिब्रियम ना बदले। ठीक है, इक्विलिब्रियम हर हाल में स्थापित होकर के ही रहेगा, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, उसे कुछ भी करना पड़े, प्रकृति अपना बैलेंस बनाकर ही रहेगी। ठीक है, उसे ठीक करने के लिए चाहे उसे तबाही क्यों ना मचानी पड़े, लेकिन प्रकृति अपना बैलेंस बनाकर रहेगी। कहते हैं ना, इस तरीके से 4 युग होते हैं, सतयुग, फिर उसके बाद में द्वापर युग, फिर आपके ये द्वापर नहीं, उसके बाद में शायद त्रेता युग, उसके बाद में द्वापर युग, फिर कलयुग। फिर कलयुग का जब विनाश होगा उससे हम शिवजी अवतार लेंगे, वो सारी की सारी पृथ्वी को तबाह कर देंगे, उसके बाद में फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं ना, 3 विष्णु 3 देव होते हैं अपने, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम क्या है कि सृष्टि का सृजन करना, विष्णु का काम है सृष्टि को चलाए रखना, और महेश का काम क्या है, सृष्टि को फिर से तबाह कर देना, जब वो अपने पूरे पतन पे आ जाए उस टाइम फिर से विनाश कर देना। तो उसी तरीके से प्रकृति क्या करेगी, प्रकृति भी खुद को मैनेज करती रहती है। ठीक है, प्रकृति भी खुद को मैनेज करती रहती है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ आने की कोशिश करेगी। हाँ जी, यहाँ देखिए इस चीज को, यहाँ देखिए इस चीज को, वाटर में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, क्लियर है। डिफ्यूजन चाहेगा कि मैं सोल्यूट को बाहर भेज दूं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेगी मेरे को अलाउड नहीं है सर, आप पानी को अंदर बुला सकते हो, अगर आपको इक्विलिब्रियम की इतनी आवश्यकता है तो आप पानी को अंदर बुला लीजिए। वो कहेगा ठीक है जी, हम पानी को ही अंदर बुला लेते हैं। अब आप सारे लोग जानते हो कि वाटर का लो कंसंट्रेशन, वाटर यानी सॉल्वेंट, वाटर का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है, ओस्मोसिस। क्या कहलाता है, ओस्मोसिस। ठीक है, क्लियर ना ये चीज, ओस्मोसिस, या फिर मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, मॉडिफाइड डिफ्यूजन। ये है तो एक डिफ्यूजन का ही प्रकार ना, मॉडिफाइड डिफ्यूजन। क्यों ओस्मोसिस की जरूरत पड़ी, वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर होगी आपकी। अब कुछ एक चीजों को फिर से करेक्ट कर रहा हूँ, सुनना। डिफ्यूजन कहता है कि मैं सॉल्यूट को अब बाहर लेकर के आऊंगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहती मैं नहीं लाने देती, मैं नहीं लाने देती। तो वो क्या कहेगा, ठीक है सर कोई चीज नहीं, आप नहीं लाने दे रहे तो मैं क्या कर लूंगा, सॉल्वेंट को बुला लूंगा अंदर, वहां नहीं जाने दे रहे तो मैं सॉल्वेंट को अंदर बुला लूंगा, मुझे तो एक साम्य अवस्था स्थापित करनी है, मुझे तो इक्विलिब्रियम स्थापित करना है, कुछ भी हो जाए प्रकृति ने मुझे बोला हुआ है, मेरा ये काम है। ठीक है, उसके बाद में अब जो सॉल्वेंट को अंदर बुलाने वाली जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस एक्चुअली है क्या, एक तरीके से मॉडिफाइड डिफ्यूजन ही तो है, जिसे अपने नाम क्या देते हैं, ओस्मोसिस, जिसे नाम क्या देते हैं अपने, ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस के बारे में मैं बात करूं तो ओस्मोसिस होता क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ किसकी मूवमेंट, सोलवेंट की मूवमेंट। किसकी मूवमेंट, सोलवेंट की मूवमेंट। इतनी बातें भी हमें समझ में आ गई। अब एक और नया कंसेप्ट इसमें ऐड कर देते हैं। नया कंसेप्ट इसमें क्या ऐड किया कि ओस्मोसिस अब हो रहा है। ओस्मोसिस टेक्निकली हो क्या गया, वाटर का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना, यानी सॉल्यूशन से सेल में जाना। ठीक है, अब इस चीज को रोकने के लिए, ओस्मोसिस को रोकने के लिए एक प्रेशर काम करेगा। कौन काम करेगा, इसको रोकने के लिए, इसे स्टॉप करने के लिए कि मेरे को नहीं करवाना ओस्मोसिस, इसको रोकने के लिए एक प्रेशर काम करेगा, जिस प्रोसेस को अपने क्या कौन सा प्रेशर बोल देते हैं, ओस्मेटिक प्रेशर। ओस्मेटिक प्रेशर, बात आई ना समझ में। वाटर एंट्री करेगा, ओस्मोसिस है क्या, एक तरीके से सेल में वाटर की एंट्री करना। इसकी एंट्री करने को रोकने के लिए कि नहीं पानी को अंदर नहीं बुलाना, इसको रोकने के लिए, कल मैंने बच्चे वाला एग्जांपल दिया था ना, बच्चा कहेगा नहीं इसको नहीं लेके आना, लेकिन वो टर्गर प्रेशर में बोला था मैंने, क्योंकि वहां पे मैं अलग तरीके से समझा रहा था आपको। यहाँ कोई फनी बातें नहीं करूंगा, यहाँ सीधी सीधी जाने तो कोई दिक्कत नहीं, साइंस वाली बातें कर रहे हैं सारी। हाँ जी, ओस्मेटिक प्रेशर को, ओस्मोसिस को प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाएगा वो प्रेशर रहेगा ओस्मेटिक प्रेशर। अब ओस्मेटिक प्रेशर कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड किस चीज पे करेगा, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि अंदर सोल्यूट की मात्रा कितनी है। सोल्यूट की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, अंदर कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ओस्मोसिस की प्रोसेस भी उतनी ही ज्यादा होगी। ओस्मोसिस की प्रोसेस की रेट अगर ज्यादा होगी तो मुझे उसे रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ रहा है वो भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इतनी बातें हमने एक दूसरे से लिंक कर ली। अब देखना, उसके बाद में एक चीज बोली गई थी कल कि जो डीपीडी होता है, डीपीडी ये किसके इक्विवेलेंट है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, यहां तक अपने पहुंच गए थे कल।
अब इसमें भी एक स्टूडेंट को डाउट आया कि सर ये टर्गर प्रेशर वाला माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। बात करते हैं उसके बारे में, सुनते रहना बातों को, ठीक है। हाँ जी, अगर मैंने बोल दिया डाउट क्या आया, फिर तो आप भी तार मिलाने शुरू कर दोगे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जिसने पूछा उसको तो ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगा। सुनना आगे, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ऑस्मेटिक प्रेशर इज इक्वल टू डीपीडी प्लस टर्गर प्रेशर, डीपीडी प्लस टर्गर प्रेशर। अच्छा जी, लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। आपने क्या कर दिया, टर्गर प्रेशर जो था, टर्गर प्रेशर को दूसरी तरफ क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, साइड चेंज कर दी, उसके साथ में उसका सिंबल भी चेंज हो गया। ओके, हमें समझ में आ गई बात। अब सुनना बात को, यहां तक हमने किस किस चीजों को प्राप्त कर लिया, हमने प्राप्त कर लिया सर ऑस्मेटिक प्रेशर को, कि है क्या चीज। ऑस्मेटिक प्रेशर हमें पता लग गया कि ओके, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है, कि ऑस्मोसिस हो रहा है, उसे रोकने के लिए जो आपको प्रेशर या फिर जो फोर्स लगानी पड़ रही है उसको मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया। डीपीडी मुझे पता लग गया, डीपीडी क्या चीज है, डीपीडी है सब जो आपके अंदर सॉल्यूशन है उसके बीच में और जो वाटर है उनके बीच में जो डिफ्यूजन प्रेशर है उनके अंदर डिफरेंस कितना है, इस चीज को मैंने डीपीडी बोल दिया। ये टीपी वाला फंडा समझ में नहीं आ रहा, इसको बताओ। टीपी को पूरा नाम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। अब सुनना बात को, कुछ एक नई चीजें और सुनना इसमें। एक होती है प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। तो सॉरी, प्लांट सेल के ऊपर सबसे बाहरी लेयर सेल वॉल, सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिस संरचना को अपने क्या नाम देते हैं, वैक्यूल। अब मैंने आपको कई बार बता रखा होगा कि वैक्यूल का दूसरा नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल का दूसरा नाम क्या है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये चीज मैं बोल चुका हूँ कई बार। यहाँ आप इसमें एक और ऐड कर लेना बात को, कि वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी वैक्यूल होगी उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कभी कभी वैक्यूल की जगह टोनोप्लास्ट लिख देंगे तो भी कंफ्यूज नहीं होना। और कभी अगर आपसे डायरेक्ट अगर पूछ ले कि वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो उसे टोनोप्लास्ट बोलेंगे। जैसे सेल की आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल हो तो क्या होगी, सेल वॉल, सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन। उसी तरीके से जो वैक्यूल होगी, वैक्यूल का काम क्या हो गया, प्लांट सेल में पाई जाती है, फूड स्टोर करने का काम रहता है। इसमें 85 to 90% वाटर स्टोरेज होते रहता है, ठीक है। आपको अच्छे से करवाई हुई है सेल में। तो इसकी आउटर लेयर को मैंने क्या बोल दिया, टोनोप्लास्ट। अब सुनना कुछ बातें और, कुछ बातें और सुनना। हाँ जी, हाँ, क्या हुआ, पानी इसके अंदर एंट्री कर रहा है, पानी इसके अंदर एंट्री कर रहा है, क्लियर है बात। जो ये जो टोनोप्लास्ट होगी, पानी आएगा कहाँ, एंट्री करेगा तो सेल में जाएगा कहाँ, टोनोप्लास्ट में जाकर के स्टोर होगा ना। तो टोनोप्लास्ट में जैसे ही पानी एंट्री करेगा तो टोनोप्लास्ट क्या होगी, फैलने लगेगी। टोनोप्लास्ट में पानी भरना शुरू हो जाएगा तो टोनोप्लास्ट क्या करने लगेगी, फैलने लगेगी। फैलने लगेगी तो एक प्रेशर जनरेट करेगी। टोनोप्लास्ट जैसे ही फैलने लगेगी एक क्या करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी। समझ में तो आ गया ना टोनोप्लास्ट है क्या, वैक्यूल ये एक तरीके से, वैक्यूल को टोनोप्लास्ट कहते हैं, आप यही मानो, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा में ध्यान रख लेना, वैक्यूल की जो आउटर लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। वरना आप ये भी मान सकते हो वैक्यूल इज इक्वल टू टोनोप्लास्ट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, जो वैक्यूल या टोनोप्लास्ट होगी वो क्या करेगी, एक बाहर की तरफ प्रेशर जनरेट करेगी, क्योंकि वो फूलना प्रारंभ कर देगी। अब ये चीज आप समझ सकते हो कि अगर कोई चीज फूलना प्रारंभ, मैं भी इस टाइम में फूलना प्रारंभ कर दूंगा मान लीजिए, तो कहाँ प्रेशर लगाऊंगा, बाहर की तरफ ही प्रेशर जाएगा ना, ठीक है। ओके, तो ये जैसे ही बाहर की तरफ प्रेशर लगाना शुरू करेगी, इस वाले प्रेशर को मैंने नाम दे दिया क्या, टर्गर प्रेशर। इस वाले प्रेशर को मैंने क्या नाम दे दिया, टर्गर प्रेशर। टर्गर का मतलब, टर्गर प्रेशर, टर्गर किस चीज से सिमिलर लग रहा है आपको, टर्गिडिटी। टर्गिडिटी का मतलब क्या हो गया, सेल ने अपनी शेप मेंटेन कर ली, सेल ने अपनी प्रॉपर शेप मेंटेन कर ली, उस चीज को मैंने बोल दिया टर्गिडिटी। सुनते रहो, हाँ जी। उसके बाद में देखिए, जैसे ही इस सेल ने क्या किया, ये वाला प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, ये फैलती रहेगी फैलती रहेगी फैलती रहेगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आकर के इसकी सेल वॉल जो होगी वो कहेगी ना बेटा ना, मैं इन इलास्टिक हूं, मैं क्या हूं, इन इलास्टिक हूं, मैं फैल नहीं सकती, मैं एक्सपेंड नहीं कर सकती, मैं इन इलास्टिक हूं, मैं एक्सपेंड नहीं कर सकती। अब ये जो जोर लगा रही है अंदर से, प्रेशर लगा रही है, उस प्रेशर के बिल्कुल प्रेशर, देखिए हमेशा आपने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे, कोई भी आप एक्शन करोगे तो उसका आपको रिएक्शन मिलेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ किसने क्रिया की, यहाँ आपके टर्गर प्रेशर, आपके टोनोप्लास्ट ने क्रिया की, टोनोप्लास्ट की क्रिया की प्रतिक्रिया क्या हुई, ये सेल वॉल जो थी वो सेल वॉल क्या है, आपके इन इलास्टिक होने की वजह से, ठीक है, इन इलास्टिक होने की वजह से क्या हो गया, ये फैल नहीं पा रही और इसके अपोजिट एक प्रेशर लगा रही है, जिस प्रेशर को मैंने नाम क्या दे दिया, वॉल प्रेशर। जिस प्रेशर को मैंने नाम क्या दे दिया, वॉल प्रेशर, या फिर कौन सा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब मैंने आपको जहां पढ़ाया था वहां पे ये बोला था कि टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा, और वॉल प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव होगा।
मैंने आपको ये बोला। कल इसी पे बेस्ड एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछ लिया कि सर ये इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, फिर आपने वॉल प्रेशर की जगह आपने टर्गर प्रेशर लिख दिया, उसमें साइन आपने चेंज नहीं किए। सुनना इस चीज को, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर में ये नेगेटिव साइन लिखने का कारण ये नहीं है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, नहीं। प्रेशर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव प्रेशर, एक होता है नेगेटिव प्रेशर। अगर पॉजिटिव प्रेशर मैं कहना चाहूंगा तो मान लीजिए कोई कंप्रेशन की वजह से आपको, अब मैं कोई रोबो तैयार कर रहा हूँ जो क्या करेगा, बाहर की तरफ अगर धकेलेगा तो उस चीज को मैं क्या बोल दूंगा, पॉजिटिव प्रेशर है। लेकिन उसी सेम चीज को सक्शन कर रहा है अंदर की तरफ, अगर उसी चीज को खींच रहा है, तो इस टाइप के प्रेशर को मैं बोलूंगा नेगेटिव प्रेशर। जो नेगेटिव वैल्यू वहां पे बोली जाती है ना, वो नेगेटिव वैल्यू सक्शन के लिए बोली जाती है, ध्यान रखना। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, वो नेगेटिव प्रेशर रिलीज कर रहा है। यहाँ नेगेटिव बोलने का जो रीजन था, वो रीजन इसके उसके लिए नहीं था कि ये वाला प्रेशर नेगेटिव प्रेशर होगा, ये प्रेशर भी डेफिनेटली पॉजिटिव प्रेशर ही होगा, ध्यान रखना। जो वॉल प्रेशर होगा और टर्गर प्रेशर होगा, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होंगी। अच्छा ऐसा है, फिर आपने वहां पे क्यों लिखा नेगेटिव? वहां पे इसलिए लिखा गया क्योंकि मैं बार बार उंगली से इशारा करके बता रहा हूँ कि एक प्रेशर इस साइड में लगेगा, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वो माइनस इसके लिए लिखा गया था, डायरेक्शन के लिए लिखा गया था। सेम प्रेशर, सेम साइज, हर चीज इक्वल, बस उनकी डायरेक्शन अलग होगी। टर्गर प्रेशर के कारण ही वॉल प्रेशर उत्पन्न होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया। यानी कि वही चीज, आप कहीं जा रहे हो पहाड़ों पे, वहां जाकर के आवाज लगा रहे हो, जोर से चिल्ला रहे हो, और आपकी आवाज इको आपको वापस सुनाई दे रही है, किसकी वजह से? तो टकरा के वापस आ रही है उसकी वजह से, क्लियर ना? तो यहीं भी वही चीज हो जाएगी। टर्गर प्रेशर क्या करेगा, टर्गर प्रेशर उसको फैलने पे मजबूर करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। सेल वॉल कहेगी मैं तो बेटा एक्सपेंड हो नहीं सकती, इन इलास्टिक हूँ, तेरा प्रेशर तू ही रख। बात आ गई समझ में? दोनों ही पॉजिटिव प्रेशर होंगे। आप यूं मान लो, एक डोर है, उस डोर को एक इस साइड से धक्का दे रहा है, एक दूसरी साइड से धक्का दे रहा है और दरवाजा खुल नहीं रहा, ठीक है? दोनों एक जितना प्रेशर लगा रहे हैं, एक जितना फोर्स लगा रहे हैं, इस चीज की वजह से दरवाजा खुल नहीं रहा। बात समझ में आई ना? वॉल प्रेशर नेगेटिव वैल्यू नहीं है, टर्गर प्रेशर नेगेटिव वैल्यू नहीं है, कभी नहीं होते। माइनस वहां लिखा गया था, वो केवल और केवल आपको ये समझाने के लिए लिखा गया था कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। होपफुली आपको पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर समझ में आ रहा होगा, होते क्या है। नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मतलब चैट में बता देना। अभी मैं अभी आपको बता देता हूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉजिटिव प्रेशर क्या चीज़ है और नेगेटिव प्रेशर क्या चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यूँ मान लो कि एक मशीन है, एक गुस्सा मारने की मशीन है, वो जब बाहर की तरफ गुस्सा मारेगी उस टाइम तो वो पॉजिटिव प्रेशर लगा रही है, लेकिन वो जब वो उसी हाथ को वापस अंदर पीछे की तरफ खींच रही है, इस टाइम वो क्या कर रही है, नेगेटिव प्रेशर लगा रही है। बात समझ में आई? प्रेशर दोनों ही कंडीशन में है, लेकिन एक कंडीशन में पॉजिटिव प्रेशर है, एक कंडीशन में नेगेटिव प्रेशर है। मैं आपको हमेशा क्या चीज बोलता रहता हूँ कि प्रेशर को आप फोर्स से कंपेयर नहीं कर पाते, आप सोचते हो प्रेशर कोई और ही चीज है। देखिए यहाँ सुनो, वैक्यूम क्लीनर किसी चीज को अंदर की तरफ खींच रहा है, साफ सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं ना, डस्ट को अंदर की तरफ खींच लेता है, प्रेशर की वजह से खींचता है ना। जो आपका प्रेशर कुकर है, वो सीटी को उठा करके बाहर की तरफ हीट वो वेपर रिलीज करता है, वो पॉजिटिव प्रेशर है। समझ रहे हो ना बात को? नेगेटिव प्रेशर क्या चीज है, पॉजिटिव प्रेशर क्या चीज है। बछड़ा एक गाय का दूध पीता है, तो वो कौन सा प्रेशर जनरेट करता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है। एनिमल हस्बेंड्री में मिल्किंग के मेथड बताए थे, उस मिल्किंग के मेथड में मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल मिल्किंग करते हैं, वैक्यूम टेक्नोलॉजी का यूज होता है। वैक्यूम किस टाइप का प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर है। होपफुली पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर समझ में आ गया होगा। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव प्रेशर होते हैं। क्लियर? अब सुनना, इसीलिए मैं यहाँ पे इस जगह टर्गर प्रेशर लिख दूं या वॉल प्रेशर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई साइन नहीं चेंज होने वाला। बात आई समझ में? वो वहां आपको समझाने के लिए, ताकि आप कल को ये ना मान लो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, नहीं, डायरेक्शन इनकी एक दूसरे के एंटी होगी। बात समझ में आई ना? अब देखना, हाँ जी, यानी क्या हो रहा है, ये टर्गर प्रेशर करना तो क्या चाह रहा था, टर्गर प्रेशर करना तो चाह रहा था कि पानी अंदर ना आ पाए, ठीक है, बाहर की तरफ प्रेशर रिलीज कर रहा था। लेकिन इसकी रिएक्शन होने की वजह से ये टर्गर प्रेशर जैसे ही सेल वॉल पे पहुंचा, सेल वॉल ने कहा मैं इलास्टिक हूं, उसने अंदर की तरफ फिर से धक्का मार दिया। यानी करना जो चाह रहा था उसका उल्टा हो गया, वो पानी को अंदर नहीं लाना चाह रहा था और इसके साथ साथ पानी अंदर आ गया। ठीक है? अब सुनना, यानी फिर से वो बात समझ में आ गई ना आपको, या थोड़ा फिर से मैं लिख के बता देता हूँ आपको, सुनना। टर्गर प्रेशर जो चीज है, वो चीज क्या है, किसकी वजह से आएगा, वैक्यूल या फिर टोनोप्लास्ट की वजह से, वैक्यूल या टोनोप्लास्ट की वजह से आएगा।
ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको, होपफुली समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आए तो बोलना, फिर से बता देता हूँ। वैक्यूम या टोर्नोप्लास्ट की वजह से एक प्रेशर अप्लाई होगा, जिस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ये प्रेशर जैसे ही जनरेट होगा, ये प्रेशर कहां तक पहुंचेगा, सेल वॉल तक पहुंचेगा। तो ये प्रेशर जैसे ही कहां पहुंचा, सेल वॉल पर पहुंचा, तो सेल वॉल ने बोल दिया कि बेटा मैं एक्सपेंड नहीं कर सकती, मैं एक्सपेंड नहीं कर सकती, मैं फूल नहीं सकती। उसने पूछा क्यों नहीं फूल सकती, इसने जवाब दे दिया क्योंकि मैं इन इलास्टिक हूं, क्योंकि मैं इन इलास्टिक हूं। ठीक है, ओके, मैं इन इलास्टिक हूं। तो इसने कहा कि अब जितना तूने मेरे पे दबाव लगाया, उतना दबाव मुझे तुझे वापस देना पड़ेगा। तो सेल वॉल ने वो जितना टर्गर प्रेशर आया, उतना का उतना टर्गर प्रेशर उसे वापस लौटा दिया। उसे नाम क्या दे दिया गया, वॉल प्रेशर। नाम क्या दे दिया गया, वॉल प्रेशर, जो भी एक पॉजिटिव प्रेशर है, लेकिन टर्गर प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में है। बात आ गई समझ में? यानी ये प्रेशर भी अंदर की तरफ ही लगाया जाएगा, इनवर्ड प्रेशर है ये भी। कौन सा है, इनवर्ड। डीपीडी भी इनवर्ट था, डीपीडी को सक्शन प्रेशर बोलते हैं। होगा क्या डीपीडी, अब डीपीडी को सुन लेना। डीपीडी आपको लग रहा है ना सक्शन क्यों है, सुन लेना ये चीज। डीपीडी प्रेशर क्या है, इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है, वही चीज तो डीपीडी प्रेशर है ना। इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में जो डिफरेंस है, वही तो है डीपीडी। डिफरेंस होने के कारण इन दोनों में डिफरेंस है, यानी इक्विलिब्रियम नहीं है, साम्य अवस्था नहीं है। साम्य अवस्था नहीं है, इस चीज की वजह से पानी कहां से कहां चला जाएगा, सॉरी डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन नहीं है, इस चीज की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों का डिफ्यूजन प्रेशर इक्वल नहीं है। इस चीज की वजह से सॉल्यूशन के अंदर से सोल्यूट निकल के बाहर आना चाहेंगे, लेकिन फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। वो बोलेगा बाहर तो नहीं जा सकते, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, चौकीदार बैठा, जाने नहीं देगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बाहर से किसी को अंदर बुला सकते हो। बाहर से उसने बोल दिया कि चलो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो सामने स्थापित करना ही करना है, मैं क्या कर लेता हूँ, पानी को ही अंदर बुला लेता हूँ। उसने पानी को अंदर बुला लिया, किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। ये सारी चीजें डिफ्यूजन की रही है, ध्यान रखना। लेकिन बाद में डिफ्यूजन एक छोटा सा काम कर नहीं पाया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से उसने इतना लंबा चौड़ा सिस्टम जनरेट करके छोड़ दिया। बात आ गई समझ में? डिफ्यूजन जितना छोटी चीज थी, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फैलना, ये सारा रायता फैलाया हुआ डिफ्यूजन का ही है। डिफ्यूजन एक जगह एक काम करने में असमर्थ हो गया, उसने पूरी फौज खड़ी कर दी कि ये काम तो मैं करके रहूंगा, प्रकृति के रास्ते में कोई भी आया उसको मैं निपटा दूंगा। बात समझ में आई? यानी डिफ्यूजन प्रेशर भी क्या चाहेगा कि पानी अंदर आए। अब टर्गर प्रेशर, यहां मैं टर्गर प्रेशर लिख दूं, वॉल प्रेशर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वॉल प्रेशर आया कहां से है भाई, टर्गर प्रेशर से ही तो आया है। वॉल प्रेशर की उत्पत्ति कहां से हुई है, टर्गर प्रेशर से ही हुई है। तो यहां मैं टर्गर प्रेशर लिख दूं, वॉल प्रेशर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों ही अंदर के डायरेक्शन में लगाएंगे, अल्टीमेटली क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा, दोनों ही अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई? यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे फिर से लौट के आते हैं अपने। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे फिर से लौट के आते हैं। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं, प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पे फिर से लौट के आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या प्रेशर था, ये बोलता कि भाई साहब मैं पानी को अंदर नहीं आने दूंगा, मैं वाटर को, सॉरी, मैं ऑस्मोसिस नहीं होने दूंगा, ऑस्मोसिस नहीं होने दूंगा। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना भी जोर लगाया जाएगा मैं उतना जोर लगाऊंगा। आप तो बताइए लगाना कितना है। उसने कह दिया कि डीपीडी भी जितना जोर लगा रहा है उसके बराबर, और टीपी जितना जोर लगा रहा है उसके बराबर जोर लगा लो, रोक लो ऑस्मोसिस को। बात आ गई समझ में? जितना ये दोनों मिलकर के जोर लगा रहे हैं उतना जोर आप लगा लीजिए और रोक लीजिए ऑस्मोसिस को। बात आ गई समझ में? ऑस्मोटिक प्रेशर था क्या, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जिस प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। कल मैंने बोला भी था क्वेश्चन यहाँ से आता है, बताया नहीं इतना लंबा चौड़ा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया और बहुत खतरनाक तरीके की चीज होगी अपने आप में, इसलिए मैंने इतना डेप्थ में बताया नहीं। यूं कंफ्यूजन क्यों बढ़ाना, मैंने कहा ठीक है मोटे मोटे से अगर काम निपट रहा है आपका तो निपटा लो, बढ़िया चीज है। आगे देखिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें इसमें बाकी बची हुई है। अब देखो इसके बाद में, यार आगे वाली स्लाइड पे ना मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे कहीं जगह ढूंढ लेते हैं, एक ही में सारी चीजें कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखना धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये वाली आपकी जो सेल थी, उस सेल के अंदर क्या होता गया, इस सेल के अंदर क्या आता गया, सोलवेंट आता गया। सेल के अंदर क्या आता गया, सोलवेंट आता गया। सोलवेंट सेल में आता गया, यानी सेल में किसकी मात्रा बढ़ती रही, पानी की मात्रा बढ़ती रही। ये पानी कहाँ जाकर के इकट्ठा होता रहा, ये पानी आपके टोनोप्लास्ट या वैक्यूल में जाकर के इकट्ठा होता रहा। क्योंकि वैक्यूल का तो काम ही क्या है, फूड स्टोर करके रखने का। वाटर की कंटेंट कितनी होती है वैक्यूल में, 85 to 90% पढ़ रखा है। सॉल्वेंट उसमें इकट्ठा होता रहा। अब इसके अंदर जो क्या था, इसके अंदर आपके सोल्यूट था, उस सोल्यूट की मात्रा कम होगी, ऑब्वियस सी चीज है ना।
इसके अंदर सोलवेंट की मात्रा बढ़ गई तो इसके अंदर सोलवेंट की मात्रा, सोल्यूट की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। जैसे इसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम हो गई, इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। यानी अब इसकी कंसंट्रेशन हाई नहीं रही, इसकी कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। बात समझ में आ गई। कंसंट्रेशन जैसे ही इसकी कम होना शुरू हो गई, ओस्मोसिस की प्रोसेस आपकी होनी बंद होगी या फिर होना खत्म हो गई। ओस्मोसिस की प्रोसेस इसकी होनी बंद हो गई या ऑलमोस्ट बंद हो गई। बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि वहां कंसंट्रेशन अब इक्वल इक्वल कुछ कुछ हो चुकी है, साम्यावस्था स्थापित हो चुकी है। इतनी बातें समझ में आ गई। ओस्मोसिस जैसे ही होना खत्म हो गया, ओस्मोसिस जैसे ही होना खत्म हो गया, तो अब क्या दिक्कत रह गई, अब किसने बोल दिया, ऑस्मेटिक प्रेशर ने बोल दिया ठीक है भाई मेरा तो काम ही तुझे रोकना था, तू रुक गया तो मैं भी रुक गया। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया, ये भी रुक गया। तो अब टोनोप्लास्ट कहेगा कि भाई साहब मैं क्यों टर्गर प्रेशर लगा रहा हूँ, मैं भी जीरो हो जाता हूँ। या फिर टोनोप्लास्ट क्या कहेगा, एक चीज और सुनना, इस चीज को या तो यूं समझ लीजिए या यूं समझ लीजिए, सेल वॉल है, इन इलास्टिक है, एक लेवल से ज्यादा नहीं फैल सकती, लेवल से ज्यादा क्या फैल ही नहीं सकती एक्चुअली में, इन इलास्टिक है, फैल नहीं सकती। अंदर उसके जो टोनोप्लास्ट होगा वो टोनोप्लास्ट बढ़ता बढ़ता एक फिक्स पोजीशन ले लेगा, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता, उसको अंदर फैलने के लिए जगह नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही तो प्रेशर नहीं लगा पा रहा, प्रेशर नहीं लगा पा रहा। तो जैसे ही आपके टीपी जीरो हुआ वैसे ही आपका ओपी भी जीरो हो गया। जब ओपी और टीपी दोनों जीरो हो गए तो आपका डीपी डी भी जीरो हो गया, आपका डीपीडी भी जीरो हो गया। अब इन तीनों चीजों को जी में आए वैसे समझ लो, जी में आए ऐसे समझ लो, टीपी जीरो हो गया तो ओपी जीरो हो गया, और ओपी जीरो हो गया तो डीपीडी जीरो हो गया, ऐसे समझ लो। या समझ लो डीपीडी जीरो हो गया इसलिए टीपी जीरो हो गया और इसलिए ओपी जीरो हो गया। कैसे, सुनना, यहाँ देखिए डिफ्यूजन प्रेशर इसका क्या था, कम था। क्यों कम था? क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा कम थी। ओस्मोसिस हो गया, अंदर पानी की मात्रा बढ़ गई, अब इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम ही रहेगा क्या, ये डिफ्यूजन प्रेशर भी बढ़ गया, यहाँ भी डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ा हुआ है, दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, इनका डीपीडी खत्म हो गया, डीपीडी खत्म हो गया, बात खत्म। एक चीज ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद टर्गर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। टर्गर प्रेशर में एक सेल वॉल जो थी, सेल वॉल का एक फिक्स साइज था, उतने साइज तक टोनोप्लास्ट आपका बढ़ा, उसके बाद में सेल वॉल ने कह दिया इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वहां आपका टर्गर प्रेशर खत्म हो गया, टर्गर प्रेशर खत्म हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म हो गया, डीपीडी खत्म हो गया, डिफ्यूजन वाले प्रोसेस ही खत्म हो गई, डिफ्यूजन प्रोसेस खत्म हो गई। उसने ये कहना बंद कर दिया कि मैं सॉल्वेंट सोल्यूट को बाहर भेजूंगा। सेल मेम्ब्रेन ने ये कहना बंद कर दिया मैं जाने नहीं देती। तो आपके डिफ्यूजन ने ये कहना बंद कर दिया कि ठीक है आप नहीं जाने देती, मैं सोल्यूट को, सोल्वेंट को अंदर बुला लूंगा। सोल्वेंट को अंदर बुलाना बंद हो गया, ऑस्मोसिस बंद हो गया, ऑस्मोसिस बंद हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो हो गया। कैसे पकड़ लो, जी में आए वैसे समझ लो इस चीज को। क्लियर? आगे देखना, उसके बाद में देखना कुछ और बातें। इतनी चीजें होगी ना यहाँ तक। अब ये इतनी चीजें होने के बाद में ये सारी की सारी चीजें होंगी कब, टर्गर प्रेशर कब, टर्गर प्रेशर जीरो कब होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर जीरो कब होगा, डीपीडी जीरो कब होगा, जब आपकी सेल पूरी की पूरी क्या होगी, टर्गिड होगी। यानी जितनी फैलनी थी उतनी आपकी सेल फैल गई, जितनी आपकी सेल फैलनी थी उतनी आपकी सेल फैल गई। इस चीज पे मैंने आकर के बोल दिया कि हाँ जी भाई साहब अब डीपीडी जीरो है। डीपीडी को ही हम क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर, यानी अंदर खींच लेना पानी को। अब टर्गिड हो गई, जितनी फूल सकती थी, एक टंकी थी उसके 1 लीटर की बोतल है, उसमें 1 लीटर पानी आ गया, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, तो अब उसमें सक्शन प्रेशर चलता ही थोड़ी रहेगा। आता है ना समझ में। अब वो क्या हो गई, टर्गिड हो गई। क्लियर? ओके। उसके बाद में और भी बातें करनी चाहे तो किसी तरीके से कर लो, इसी में मैं 1 घंटे लेक्चर और दे सकता हूँ, लेकिन बढ़ाएंगे नहीं इस चीज को। एक चीज और सुनना और समझना, लेकिन 1 मिनट रुकना बीच में। हाँ जी, एक चीज और सुन लो, इंपॉर्टेंट है। डीपीडी हमने समझ लिया बिल्कुल अच्छे से, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने समझ लिया, टर्गर प्रेशर हमने समझ लिया। एक चीज और समझ लेते हैं, वाटर पोटेंशियल। क्या समझ लेते हैं, वाटर पोटेंशियल। क्या समझ लेना है, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जीरो कब होगा, वाटर पोटेंशियल जीरो जब होगा जब पानी की मात्रा मैक्सिमम होगी, जल की मात्रा जब मैक्सिमम होगी, उस टाइम पे आपका वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आई ना। अब देखिए यहाँ क्या था, अंदर क्या था, हाई कंसंट्रेशन थी, बहुत सारा ऑस्मोसिस हुआ, अंदर बहुत सारा सॉल्वेंट चला गया, बहुत सारा सॉल्वेंट चला गया। टोनोप्लास्ट में जो आपके मटेरियल इकट्ठा होना था, वाटर इकट्ठा होना था, वो इकट्ठा होता रहा और जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना मैक्सिमम इकट्ठा हो गया। अंदर पानी की मात्रा बढ़ गई, पानी की मात्रा अंदर बढ़ गई तो उसकी फ्री एनर्जी बढ़ गई, फ्री एनर्जी अगर उसकी बढ़ गई तो
आपके आप जानते हो उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, और वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, कितनी होती है, 0 होती है। और एक सवाल और निकल के आ जाएगा कि अगर वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0 होगी तो सेल कैसी होगी, फ्लैसिड यानी सिकुड़ी हुई होगी, टर्गिड यानी फुली हुई होगी, प्लाज्मोलाइसिस होगी, कैसी होगी वो सेल, क्या होगी इस टाइम, टर्गिड होगी, बिल्कुल फुली हुई होगी। होपफुली आपको डीपीडी और ऑस्मोटिक, आपके डीपीडी और वाटर पोटेंशियल इनमें भी लिंक मिल गया होगा। वाटर पोटेंशियल और आपके डीपीडी होते एक ही चीज है ना, एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर, आगे देखना है, एक चीज को सुनना, एक और इंपॉर्टेंट चीज को सुन लो, बाद में आपका ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। अब सुनना, मैं बात करता हूँ प्लाज्मोलाइज सेल की। प्लाज्मोलाइज, एक चीज और बता देता हूँ आपको इसी के साथ ही, कि अगर सेल क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, अगर सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, बात सुनना, अगर सेल क्या हो जाएगी, थैंक यू, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि टर्गर प्रेशर के लिए हमेशा बोला जाता है ना कि टर्गर प्रेशर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, टर्गर प्रेशर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ये चीज बोला जाता है ना इसके लिए। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि टर्गर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव कब रहेगी, टर्गर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव तब रहेगी जब आपके सेल में प्लाज्मोलाइसिस हो रखा होगा। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, मैं किसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दूंगा जिसके अंदर क्या हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, तो क्या होगा, बाहर हाई कंसंट्रेशन हो गई, अंदर लो कंसंट्रेशन हो गई, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना चाहेगा सोल्यूट, डिफ्यूजन करना चाहेगा, और सेल मेम्ब्रेन क्या कहेगी, मैं नहीं जाने देती। क्लियर, फिर वो क्या कहेगा, दुनिया बदले बदले कौन ना बदले, इक्विलिब्रियम कभी ना बदले, ठीक है, वो सत्य है। वो क्या कहेगा, आप नहीं जाने देती, मैं अंदर से पानी बुला लूंगा बाहर, ठीक है, आप क्या सोचते हो, आप मिलने नहीं दोगे, मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं और जुगाड़ लगा दूंगा अपने, ठीक है। उसने क्या कर लिया, अंदर से पानी को बाहर बुला लिया। तो कोशिका में, प्लांट सेल में पानी होता कहाँ है भाई, प्लांट सेल में पानी होता है आपके, ये मैंने अलग चीज के लिए लिखा है, बोलना जो एक और चीज बतानी है इसके लिए, प्लांट सेल में पानी होता कहाँ है, वैक्यूल में, टोनोप्लास्ट में, वहीं से तो पानी आएगा निकल के, वहां से पानी निकल के आएगा तो आपकी वैक्यूल टोनोप्लास्ट पिचक गई, वैक्यूल टोनोप्लास्ट पिचक गई तो टर्गर प्रेशर क्या था, टोनोप्लास्ट फूलने लग गया, फूलने लग गया तो वो जो वैल्यू जनरेट कर रहा था वो प्रेशर था। यहाँ तो टर्गर आपकी जो वैक्यूल है वही पिचक गई, पिचक गई यानी सिकुड़ गई, सिकुड़ गई यानी क्या हो गया, वैक्यूम, वैक्यूम यानी नेगेटिव प्रेशर, बात होता। टर्गर प्रेशर नेगेटिव कब होगा, जब आपकी सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। प्लाज्मोलाइज्ड कब होती है, जब हाइपर सॉल्यूशन में आप डालोगे, हाइपर सॉल्यूशन में डालने के बाद में सेल का क्या रहेगा, पानी बाहर निकल के आ जाएगा। बात आ गई ना समझ में, ये ओके। दो कंसेप्ट और है अभी, एक क्या रह गया कि आपके क्वेश्चन आता है, एक इजी सा क्वेश्चन एनिमल सेल के बारे में, कि जो एनिमल सेल होती है उसे आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, कौन से सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा हो गया, वही एक कंटेनर, उसके अंदर एक सेल है, बाहर क्या है, कंसंट्रेशन लो है, अंदर क्या है, कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आना चाहेगा कौन, सोल्यूट, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कह देगा मैं तो नहीं आने देता। डिफ्यूजन क्या कहेगा, दुनिया बदले बदले इक्विलिब्रियम कभी ना बदले, तू नहीं आने देगा, मैं और जुगाड़ लगा लूंगा, वो बाहर से पानी को अंदर बुलाएगा। बाहर से जैसे ही पानी अंदर आएगा, ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन हो गया, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन हो गया, नाम दे दिया मैंने ओस्मोसिस, ठीक है। अगर यार दिमाग लगाओ, तब से 2 दिनों से एक ही डाउट पे बैठे हुए आप, अगर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना एक ओस्मोसिस होता तो फिर डिफ्यूजन क्यों होता, जब दो चीजें हैं ही एक, उनमें कोई फर्क ही नहीं है, तो दो नाम क्यों है भाई, ठीक है। आगे सुनो, ठीक है, ये अंदर जाता रहेगा ना जो वाटर, ये अंदर जाता रहेगा, हाँ टीपी डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये पानी अंदर जाता रहेगा, अंदर जाता रहेगा, इसके अंदर गया, कोई इसमें एनिमल सेल में आपके वैक्यूल तो नहीं होती, टोनोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वाटर तो उसके अंदर रहेगा ना, साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर वाटर स्टोर होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जैसे ही अंदर पानी इकट्ठा होता रहेगा, वो टर्गर प्रेशर बढ़ाता रहेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ता रहेगा, अंदर पानी गया वो फूलती रहेगी, सेल फूलती रहेगी, टर्गर प्रेशर बढ़ता रहेगा। यहाँ टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है किसमें, एनिमल सेल में, लेकिन एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं, तो टर्गर प्रेशर की क्रिया का प्रतिक्रिया देने वाला सेल वॉल तो है ही नहीं, वो तो कहने वाला है ही नहीं कि ना बेटा मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तू धक्का कर रहा है, टर्गर प्रेशर तू धक्का कर रहा है, लेकिन तेरा धक्का मैं नहीं चलने दे सकती, क्योंकि मैं तो इनइलास्टिक हूँ। एनिमल सेल में सेल वॉल ना होने की वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अंदर पानी आता जाएगा, और एक टाइम पे आकर के सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, प्लांट सेल नहीं फटती, एनिमल सेल फट जाती है, क्यों, उसमें टर्गर प्रेशर का रोकने के लिए क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है, वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर भी एक पॉजिटिव प्रेशर है, बात समझ में आ गई, नेगेटिव नहीं है, क्लियर है ना।
आगे देखना, एक आधी चीज और बता देता हूँ इसमें, सुनना कि आपके जो आप पढ़ते हो ना परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, इनसे रिलेटेड एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, सुनना इस चीज को। जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल होती है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल होती है, इसके अंदर क्या हो गया, एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर क्या भरा रहता है, वाटर भरा रहता है, ठीक है। जब ये सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी तो इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर क्या हो गया, सेल से बाहर आ गया। पानी की मात्रा में जैसे ही कमी आई तो ये सेल आपके वैक्यूल पिचक गया तो क्या हो जाएगा, इससे दूरियां बन जाएगी, दूरियां बन गई, इस टाइम सेल ने क्या लॉस्ट कर दी, अपनी टर्गिडिटी लॉस्ट कर दी, सेल ने क्या लॉस्ट कर दी, अपनी टर्गिडिटी, यानी कि जो कठोरता थी ना उसमें, वो कठोरता उसने लॉस्ट कर दी, ठीक है। वही मुरझाया हुआ पौधा जो आप देखते हो ना, वो इसका कारण रहेगा। अपने कहते हैं ना कि इस तरीके से परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे अगर पहुंच गया, उस टाइम आपने पानी दे दिया तो सेल जिंदा हो जाएगी। कैसे जिंदा हो जाएगी, जैसे ही इसे पानी मिला, इसने क्या कर लिया, पानी को फिर से अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, डीप्लाज्मोलाइसिस कर लिया, इसने क्या कर लिया, डीप्लाज्मोलाइसिस, पानी को फिर से अंदर ले लिया और फिर से क्या कर ली, टर्बिडिटी मेंटेन कर ली। कैसे टर्बिडिटी मेंटेन कर ली, इसके अंदर टोनोप्लास्ट के अंदर या वैक्यूल के अंदर पानी भरता रहा, इसने फिर से टर्गर प्रेशर लगाया, इसने फिर से वॉल प्रेशर लगाया, फिर से इनका वही ऑस्मोटिक प्रेशर डीपीडी वाला नाटक फिर से शुरू हो गया और सारी बातें होती रही कंटिन्यू। ये आपका लेक्चर था ऑस्मोटिक रिलेशन से रिगार्डिंग। इसके अंदर कोई डाउट बाकी है तो बताइए, डिस्कस कर लेते हैं बाद में, इसे कंटिन्यू नहीं खींचेंगे, रोज रोज तक थोड़ी करते रहेंगे एक ही टॉपिक को।